अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। इम्पोर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद है जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। पहले हम समझेंगे कि वेव हमारी कैरियर ऑफ एनर्जी किस तरीके से है, और उसके बाद हम एक एक्टिविटी है आपके बुक में 10.3, ये क्या एक्टिविटी है और इसके अंदर क्या चीज़ बताई जा रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी वीडियो अपनी हासिल करना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब पे उसका नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप चैनल को भी विज़िट करके अपनी प्लेलिस्ट हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, के वेव्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो? वेव्स के ज़रिए, थ्रू वेव्स। आप वेव्स को यूज़ करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब किस तरह ट्रांसफ़र होती है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसकी मदद से समझते हैं। मेरे पास ये स्ट्रिंग मौजूद है। मैं अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़कर ऊपर और नीचे मूव करवाता हूँ, ऑसिलेट करवाता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस टाइप्स की वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। अब आपके सामने ये जो वेव बनी है ये किस वजह से बनी है? ये मेरे ऊपर नीचे मूव करने की वजह से बनी है। तो मैंने जो इस स्ट्रिंग को ऊपर और नीचे मूव किया था, मेरे बाजू के अंदर जो मस्कुलर एनर्जी थी, वो मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को, और इन पार्टिकल ने ऊपर और नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, मेरी वेव क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी मेरे मसल्स के अंदर थी वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी? पार्टिकल्स में। अब इन्हीं पार्टिकल ने अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल्स को, उन्होंने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र की। इस तरीके से एनर्जी एक पार्टिकल से होते होते पूरी स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल तक ट्रांसफ़र हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेव्स के ज़रिए क्या होती है, हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इस एक्टिविटी से ये तो मैं कंफर्म हो गया कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने माइंड में रखना है। देखें, अगर मैं अपनी इस स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा पावर के साथ ऊपर और नीचे मूव करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, तो मेरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगी। मतलब कि मेरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, अब ज़्यादा। पहले इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना था, अब इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी इंक्रीज़ की, वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से मैं ये बात कर सकता हूँ कि जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही बात हमने लिखी हुई है और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एनर्जी इन अ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है उसकी एनर्जी, नंबर वन। और दूसरी बात कि जैसे जैसे आपकी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। द हायर द एम्पलीट्यूड द हायर द एनर्जी। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एज एमसीक्यूज, आप इसको याद रख लें। इस लाइन को तो चाहे बुक में आप लिख लें कि हायर द एम्पलीट्यूड हायर द एनर्जी, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसकी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा। तो ये जो मेरी ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली वेव है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो मेरी वाइट वाली वेव है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है। अच्छा, ये तो एक बात हमने समझ ली। अब दूसरी बात समझते हैं। अगर मैं अपनी इस वेव को बहुत तेज़ी के साथ ऊपर नीचे मूव करूं, जब मैं बहुत तेज़ी के साथ ऊपर नीचे मूव करूंगा तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इसके अंदर जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड की बजाय कम एम्पलीट्यूड पर बनती हैं। मैं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करूंगा तो ये वेव भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर और नीचे मूव करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मैं अपनी वेव को ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा, मेरी वेव भी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी।
अब ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर नीचे मूव कर रही है तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये बात भी मैं कर सकता हूँ कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, यही बात हमने लिखी हुई है कि हायर फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड, कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो एनर्जी भी क्या करेगी, ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगी। ओके, तो एनर्जी आपकी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे भी। अगर मैं वेवलेंथ को आपको पता है लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी वेव की मैं वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ करता हूँ तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर, ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इन रिलेशंस को, इन बातों को आपने अच्छे से याद करना है। इन सारी बातों से हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ये तो कंफर्म हो गया कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव के ज़रिए, और एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के दौरान और भी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी बुक में 10.3, इसके अंदर क्या चीज़ समझाई जा रही है ये एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपको बताऊंगा मैं। तो एक्टिविटी में ये है कि मेरे पास एक स्टोन मौजूद है, ठीक है। मैं इस स्टोन को इस पानी के अंदर गिराता हूँ तो क्या होगा, वेव्स पैदा हो जाएंगे। हमें पता है किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो वेव बनती है। तो जैसे ही ये स्टोन इस पानी के अंदर जाएगा इसके अंदर वेव्स बनेगी, ये वेव बन गई पानी के अंदर। अब जैसे ही ये वेव्स बनेंगी, इन वेव्स की वजह से मेरा जो कोर्क है, ये प्लास्टिक का रबड़ का कोर्क होता है, तो ये भी क्या करेगा, ऊपर और नीचे मूव करेगा इन वेव्स की वजह से। लेकिन ये कोर्क आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, अपनी ही जगह पर रहता हुआ ऊपर और नीचे मूव ज़रूर करेगा, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैस को भी ट्रांसफ़र करती। यहाँ तो होता ना कि इनके ऊपर जो मैस पड़ा हुआ है इनको भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, तो हम कहते हैं ये मैस को भी ट्रांसफ़र कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किसको ट्रांसफ़र कर रही हैं, एनर्जी को। अब अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, जब हम देखते हैं कि करते हैं तो ये जो कोर्क होता है या कोई भी चीज़ हो पानी के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चले जाती है। वो आगे जाती है हवा की वजह से, एयर की वजह से। हवा चल रही होती है तो हवा की वजह से वो आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जगह अवेलेबल है जहाँ पर हवा बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप यूँ ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते तो आप यही चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपका कोर्क या कोई भी बॉडी है वो अपनी ही जगह पर रहते हुए ऊपर और नीचे मूव करती रहेगी, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई मूव करने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो वेव है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मैस को ट्रांसफ़र नहीं करती। यही बात आपको याद रखनी है। मैंने लिख भी दी, आपकी बुक में भी लिखी है, अच्छे से देखिएगा कि वेव ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, कि ये मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है वेव्स। ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है एज MCQs। ये सारी एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये शॉर्ट आती है कि प्रूव करें कि जो वेव्स है वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मैस को ट्रांसफ़र नहीं करती। उसके अंदर आप ये सारी एक्टिविटी लिख दोगे। और ऊपर वाले इस सारे हिस्से में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे दोस्तों तक शेयर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट में बताएं हमें। यहाँ क्लिक करने से आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पूरी बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।